नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास को, जिसमें हमने अलग अलग कालखंडों में बांट करके देखा था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता काल, वैदिक सभ्यता काल, महाकाव्य और पुराण काल, जैन और बौद्ध काल, मौर्य काल और गुप्त काल में बांट करके हमने अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे प्राचीन भारत के भूगोलवेत्ता, जो प्राचीन समय में यानी कि उन्हीं कालों में जो कुछ विद्वान रहे हैं, उनकी रचनाओं में किस प्रकार के भौगोलिक वर्णन मिलते हैं या क्या क्या उन्होंने काम किया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है प्राचीन भारत के भूगोलवेत्ता। प्राचीन काल में भूगोल नाम का कोई अलग विषय नहीं था, किंतु धरातलीय तथा आकाशीय पिंडों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र शास्त्र के रूप में प्रचलित थे। ठीक है, यह हमें भी पता है कि भूगोल एक विषय के रूप में कब आया था, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पहले कोई विज्ञान नहीं चला करते थे या कोई विषय नहीं चला करता था। पहले केवल और केवल एक ही होता था, जिसका नाम होता था दर्शन शास्त्र। ठीक है, यानी कि प्राचीन समय में केवल फिलॉसफी चलती थी। ठीक है, तो उस समय भूगोल का भी कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जो अलग अलग हमें रचनाएं प्राप्त होती हैं, उनसे हमें पता चलता है कि धरातलीय और आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्षेत्र शास्त्र के रूप में किया जाता था। ठीक है, भूगोल, खगोल और गणितीय भूगोल में भौतिक तथा मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख विद्वान हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है कौटिल्य का। ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि विष्णुगुप्त किसका उपनाम है, तो कौटिल्य या चाणक्य का है। ठीक है, डायग्राम में आप इन्हें देख भी सकते हैं, उनका छायाचित्र दिखाया गया है। आगे देखते हैं, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो किस समय थे, जब मौर्य साम्राज्य स्थापना हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इन्हीं के वो गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की भौगोलिक विवेचना की थी। ठीक है, यहाँ नोट करके लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे और इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों का धन। किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की। अतः आपको याद ये रखना है यहाँ पर कि जो अर्थशास्त्र के जनक हैं वो तो एडम स्मिथ हैं, लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो वो कौटिल्य महोदय ने लिखी है। ठीक है, और बताया क्या है उसमें, तो उत्तरी और दक्षिण भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को बताया है। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापारिक मार्गों आदि का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला आदि कई नगरों का भौगोलिक और राजनीतिक वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद नाम आता है आर्यभट्ट का। ठीक है, इस छायाचित्र में आर्यभट्ट जी को दिखाया गया है। तो प्राचीन भारत यानी चौथी शताब्दी गुप्त काल के समय प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो किस काल के थे, तो गुप्त काल के। जन्म कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति गोलाभीय यानी स्फेरिकल बताया और पृथ्वी के व्यास और परिधि का आकलन किया, यानी कि सर्वप्रथम भारतीय विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि और व्यास का आकलन किया था। और उन्होंने आकृति क्या बताई थी, गुलाबी बताई थी। ठीक है, उन्होंने पृथ्वी की परिधि 24,835 मील बताया था, जो वर्तमान काल 24,901 मील के लगभग
बराबर है। ठीक है। इसके बाद कुछ यूनानी विद्वान भी थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा है, तो वो एरेटास्थनीज थे जिन्होंने 25,000 मील बताई थी। थोड़ा सा याद रखेंगे आप ये भी। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया और प्रतिपादित किया कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पूर्णिमा होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में किसने बताया था, तो वो आर्यभट्ट जी ने ही बताया था। ठीक है, और परिधि की गणना पृथ्वी की किसने की थी, परिधि या व्यास की, तो भी आर्यभट्ट जी ने ही की थी। और आकार कैसा बताया पृथ्वी का, गुलाबी ही बताया था, यानी स्फेरिकल बताया था। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीयम। दोस्तों इन लेखकों की आपको पुस्तकें याद रखनी है। आर्यभट्टीयम, इन्होंने एक खोज की थी। नाम क्या बताते थे वो, कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, सबसे पहले बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कथन, इन्होंने एक कथन, इनके देखो दोस्तों कथन ही पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, कथन और पुस्तकें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है, और इससे पहले क्या बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और यहाँ पे एक और कथन कहा कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि वर्तमान समय में कोपरनिकस ने ग्रहों की गतियों के नियम दिए थे। यानी कि ग्रहों की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछे तो आपका क्या होगा आंसर, कोपरनिकस, क्योंकि इन्होंने ग्रहों की गतियों के नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, जबकि यही बात भारत में पहले भी बताई जा चुकी थी। आर्यभट्ट जी ने ही बता दिया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, या पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नाम आता है आपका वराहमिहिर का। वराहमिहिर का छायाचित्र दिखाया गया है, वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल यानी कि 375 से 415 ईस्वी के शासन समकालीन थे और गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। पहले कौन से थे, आर्यभट्ट थे, और दूसरे थे गुप्त काल के वराहमिहिर। इनकी पुस्तकें आप याद रखेंगे, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता और लघु जातक नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोलकी की 5 पद्धतियाँ दी। ठीक है, वे पृथ्वी के किसी बिंदु के अक्षांश ज्ञात करने की विधि से परिचित थे। ठीक है, उन्होंने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत कराया था। यानी कि वो अक्षांश के बारे में भी जानकारी रखते थे वराहमिहिर, और दशमलव के महत्व को भी भारतीयों को बताया था। वराहमिहिर ने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस भारतीय विद्वान ने सर्वप्रथम बताया कि चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये वराहमिहिर ने ही बताया था। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है आपका ब्रह्मगुप्त का। ठीक है, ये भी गुप्त काल के ही थे। ये तीसरे प्रमुख खगोलवेत्ता थे। ब्रह्मगुप्त वराहमिहिर के समकालीन थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है, तो ये दो याद रखेंगे आप, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। इस चित्र में ब्रह्मगुप्त को दिखाने की कोशिश की गई है। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास 1581 योजन यानी कि 7905 मील बताया था, जो पृथ्वी के वास्तविक व्यास 7925 मील के लगभग समान है। इनका कथन बहुत फेमस है, जो पूछा जाता है ज़्यादातर, कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, यानी अब पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित किस कारण करेगी, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो सर्वप्रथम पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये किसने बताया था, तो ये ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था। जबकि वर्तमान में ये कथन फेमस है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। कब दिया था, 1687 में दिया था। किस पुस्तक में दिया था, तो प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम
न्यूटन ने दिया था 1687 में, और प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। जबकि भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त ने भी यही चीज़ बताई थी कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। इसके बाद है कालिदास, जो ये भी गुप्त काल के ही थे। कालिदास का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, तो कालिदास गुप्त काल में ही थे। इनके काल से भी पूछ लिया जाता है कि कालिदास किस काल में थे, ये ब्रह्मगुप्त किस काल के थे, तो आपको याद रखना है ये सभी गुप्त काल के थे। ठीक है। और ये संस्कृत साहित्य के महाकवि थे, ये आपको याद रखना है किस भाषा के थे, तो संस्कृत साहित्य के। कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी शासनकाल आपको पता है 375 से 415 का समकालीन माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। यानी चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ठीक है। वो नवरत्न कौन से थे, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। 9 रत्नों से दमकता था विक्रम दरबार। विक्रमादित्य विद्या और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें 9 रत्न भी कहा जाता था। तो कौन कौन से थे आप थोड़ा माइंड में रखेंगे। वेताल भट्ट, धन्वंतरी, छप्पणक, अमर सिंह। ठीक है। इसके बाद शंकु, घटकपर, कालिदास, वरायमिहिर और वरुदीची। ठीक है। तो 9 ये रत्न थे किसके, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे जो निम्नलिखित हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहारन और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। तो ये पुस्तकें भी आपको याद रखनी है, कभी कभार पूछ देते हैं आपके वन एग्जामों में। ठीक है। इनमें प्रकृति चित्रण के साथ ही साथ स्थानों और मार्गों का विवरण भी मिलता है। ठीक है। इसके बाद थे धन्वंतरी। धन्वंतरी ये चित्र के माध्यम से धन्वंतरी जी को दिखाने की कोशिश की गई है। धन्वंतरी प्रमुख आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सा वैज्ञानिक थे, यानी कि ये एक तरीके के डॉक्टर थे। धन्वंतरी उस समय प्राचीन समय के डॉक्टर थे, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य थे और चिकित्सक थे। ठीक है। तो ये डॉक्टर थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा के 9 रत्नों में से ही एक थे। ठीक है। इन्होंने चिकित्सा के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताओं और उनकी उपयोगिता का वर्णन किया था। इसके बाद अगला नाम है आपका भास्कराचार्य जी का। विश्व के जाने माने ज्योतिष और खगोल शास्त्री थे। इस चित्र के माध्यम से भास्कराचार्य जी को दिखाया गया है। ये 12वीं शताब्दी में थे। ठीक है। यानी 1114 ईस्वी में एक महान गणितज्ञ और खगोलवेत्ता हुए थे भारत में, भास्कराचार्य जी। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कौतूहल नामक 2 ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। तो ये आपको याद रखना है, सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कौतूहल किसकी पुस्तक है, तो भास्कराचार्य जी की है। प्रथम ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, यानी सिद्धांत शिरोमणि में अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति और ज्योतिष शास्त्र संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है। जबकि दूसरे ग्रंथ यानी कि कर्ण कौतूहल में कुछ प्रमुख अन्वेषणों का, यानी अन्वेषण का मतलब होता है खोज। ठीक है। यानी प्रमुख खोजों का विवरण दिया गया है। भास्कराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। तो भास्कराचार्य जी ने ये भी बताया था। आगे कहते हैं, आगे उन्होंने पृथ्वी को 360 अंशों में विभाजित किया पहली बार। यानी सर्वप्रथम अब किस भारतीय विद्वान ने पृथ्वी को 360 में विभाजित किया था, तो भास्कराचार्य जी ने किया था। ठीक है। और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने में उनका उपयोग किया। ठीक है। जबकि अगर विश्व में आपसे कोई पूछता है तो हिपार्कस महोदय ने ग्लोब को 360 अंशों में विभाजित किया था। हिपार्कस यूनान के थे। ठीक है। हिपार्कस यूनान के थे, यानी कि पहली बार विश्व को, यानी कि ग्लोब को 360 अंशों में विभाजित करने वाले विद्वान हिपार्कस ही थे, जो यूनान के थे, विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपके कुछ विद्वान हुए जिन्होंने कुछ काम किया है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ अन्य कार्य भी प्राचीन समय में हुए थे, उन्हें भी हम देख लेते हैं।
पौराणिक सप्तद्वीप यानी 7 लैंड मॉसेस ऑफ पुराण्स, ठीक है, उसे भी हम देख लेते हैं। विभिन्न पुराणों में सप्तद्वीप का वर्णन किया गया है। ये 7 भूखंड मेरू पर्वत के चारों ओर कमल के फूल की पंखड़ियों के समान फैले हुए थे, ठीक है। ये सप्तद्वीप निम्नलिखित थे। दोस्तों ये द्वीप भी आपसे पूछे जाते हैं तो इसे आप याद रखेंगे आप, ठीक है। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, शक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ठीक है। ये 7 द्वीप थे प्राचीन समय में। इस चित्र के माध्यम से आपको 7 द्वीपों की लोकेशन दिखाने की कोशिश की गई है, तो आपको लोकेशन इनकी याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ये आपका जम्बू द्वीप है आपसे, क्योंकि भारत इसी जम्बू द्वीप का हिस्सा है, तो इसको तो आपको याद ही रखना है, जम्बू द्वीप, ठीक है। इसके बाद है आपका शक द्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया जो आपका शक द्वीप के अंतर्गत आता है। पुष्कर द्वीप जो आपका रूस है वो पुष्कर द्वीप में आता है। क्रौच द्वीप जो आपका यूरोप है वो क्रौच द्वीप में आता है। प्लक्ष द्वीप यानी कि जो भूमध्य सागर के आसपास का एरिया है वो प्लक्ष द्वीप में आता है। कुश द्वीप जो आपके जो अरब प्रायद्वीप है वो कुश द्वीप में आता है, ये भी आपको याद रखना है। सालमली द्वीप जो आपका इथोपिया और सोमालिया है वो सालमली द्वीप में आता है। और आपका यहाँ पे जो शक द्वीप है इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और पूरा ऑस्ट्रेलिया भी आता है, तो ठीक है। तो आप इसे थोड़ा अपने माइंड में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद जो मेरू पर्वत था, मेरू पर्वत के ही चारों ओर दिखाया गया है, या मेरू पर्वत से कमल के समान पंखुड़ियाँ निकली थी, उन्हें ही उन्होंने द्वीप कहा था, ठीक है। तो मेरू पर्वत के बारे में इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। मेरू पर्वत का जो नाम है, प्राचीन नाम है, मेरू पर्वत का मतलब है पामीर का पठार, यानी कि जो पामीर पठार है या पामीर पर्वत श्रेणी है उसे ही प्राचीन समय में मेरू पर्वत कहा जाता था। अगर आप लोकेशन में जाएंगे तो मेरू पर्वत यानी कि पामीर पर्वत से कई श्रृंखलाएँ निकली हैं, जैसे पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, ठीक है, यहीं से आपकी सुलेमान पर्वत श्रेणी भी निकली है। दक्षिण पूर्व में आप जाएंगे तो यहाँ से हिमालय पर्वत श्रेणी निकली है, ठीक है। पूर्व में जाएंगे तो कुनलुन पर्वत श्रेणी, क्युनसुन पर्वत श्रेणी आदि श्रेणियाँ निकली हुई हैं। तो वर्तमान में जिसे हम पामीर का पठार कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं, प्राचीन समय में उसे मेरू पर्वत कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। पुराणों में संपूर्ण जम्बू द्वीप के पर्वतों का विवरण दिया गया है और पर्वतों की कई वर्गों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है। पुराण आपके कितने हैं? तो 18 हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कुछ पर्वत हैं जैसे कि आपका विपकंभ पर्वत, ये मेरू के चारों ओर स्थित पर्वत है, ठीक है। वर्ष पर्वत, ये अधिक विस्तार वाले पर्वत हैं जैसे हिमालय और हिमकूट, ठीक है। केसराचल पर्वत, अंतः महाद्वीपीय पर्वत जैसे त्रिकूट। अंतः महाद्वीप का मतलब है कि 2 महाद्वीपों में जो फैला हो उसे अंतः महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। कुल पर्वत, ये पर्वत समूह के द्योतक होते थे, ठीक है। मर्यादा पर्वत, देश की सीमा पर स्थित पर्वत जैसे कि कैलाश पर्वत, ठीक है, यानी कि 2 देशों की सीमा पर स्थित होता था जो, तो कैलाश पर्वत चीन और भारत के मध्य में स्थित है। क्षुद्र पर्वत, इसके अंतर्गत लघु पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। पुराणों में वर्णित कुछ प्रमुख पर्वतों का वर्णन निम्नलिखित है। मेरू पर्वत, ठीक है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जम्बू द्वीप सभी द्वीपों के केंद्र में स्थित है और उसके मध्य में स्वर्णिम आभा युक्त मेरू पर्वत स्थित है जिसकी आकृति कमल के समान है, ठीक है। हिमवान यह हिमालय का प्राचीन नाम है, तो आप ये याद रखेंगे हिमालय का प्राचीन नाम क्या है? हिमवान है। और ये नाम दिया किसने था? तो कालिदास ने कहा था, ठीक है। यानी कि हिमवान हिमालय का प्राचीन नाम है, तो हिमवान को हिमालय किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था, ठीक है। माल्यावन, मेरू पर्वत के पश्चिम में स्थित इस पर्वत को विष्णु पुराण में माल्यावन और पुराण में हंस पर्वत कहा गया है। विष्णु पुराण में माल्यावन कहा गया है जबकि पुराण में इसे क्या कहा गया है?
तो हंस पर्वत कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है निषाद। हिंदुकुश पर्वत का पौराणिक नाम निषाद है। ठीक है, जो पर्वत आपका पामीर के पश्चिम में जाता है वो आपका हिंदुकुश पर्वत है और उसका प्राचीन नाम क्या है, निषाद है, जिसके 3 प्रमुख शिखर थे और उन पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव निवास करते थे। ठीक है, इसके बाद है गंधमादन। ये मेरु पर्वत की एक श्रेणी है जिसे भागवत पुराण में मेरुमदार कहा गया है। हेमकूट, वर्तमान कैलाश पर्वत का पौराणिक नाम हेमकूट था, यानी कि जो कैलाश पर्वत है उसका प्राचीन नाम जो पुराणों में दिया गया है वो क्या है, हेमकूट। इसके बाद है नीलगिरी, नील पर्वत। दक्षिण भारत में स्थित इस पर्वत को नीलगिरी, मालयागिरी या मलयाचल आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ नदियों का देख लेते हैं जो प्राचीन भारत में विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में उनके वर्णन मिलते हैं। दोस्तों, इनके आपके उपनाम याद रखने हैं, उन्हें आप जरूर याद रखेंगे। जैसे कि पहले सतलज नदी तो वर्तमान नाम है, पहले क्या कहा जाता था, सतुद्री कहा जाता था। रावी आज का नाम है, इसे पुराने समय में परुषणी कहा जाता था। चिनाब को अश्किन कहा जाता था। ठीक है, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। ठीक है, और ब्यास को अर्जिकिया कहा जाता था। घग्गर को दृष्टवती कहा जाता था और ब्रह्मपुत्र को लोहित कहा जाता था। ठीक है, तो इनके पुराने समय के नाम और वर्तमान समय के नाम आप याद रखोगे, 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, इसके बाद है आपका कृषि के बारे में हम देख सकते हैं कि कृषि के बारे में क्या पहले वर्णन किए गए थे। ठीक है, पाणिनि ये एक संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आप याद रखेंगे। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि ने लिखी है, ये व्यक्ति हैं, ये भी पुस्तकें पूछी जाती हैं कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि। अष्टाध्यायी के तो पाणिनि के ग्रंथों में भूमि उपयोग का वर्गीकरण किया गया है जो इस प्रकार है। केदार, जो जलमग्न भूमि होती थी उसे केदार कहते थे। कृषि के लिए जो अनुपयुक्त होती थी उसे ऊसर कहते थे। पशुचारण भूमि गोचर कहलाती थी। जोती गई भूमि सीत्य कहलाती थी। ठीक है, तो ऐसे नाम आप याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखोगे आप अपने। उस काल में उत्पादित फसलों के नाम पर ही भूमि का नामकरण किया जाता था। जैसे जौ की भूमि को क्या कहते थे, तो ययव्वम कहते थे। दालों की भूमि को माध्यम कहते थे। तिलहन की भूमि को तिल्यम कहते थे। ठीक है, अब हम राजनीतिक प्रदेश देख लेते हैं प्राचीन समय के। पॉलिटिकल रीजन्स। उपनिषद आपको बताए थे कि कितने हैं, 108। ठीक है, पुराण कितने हैं, 18। वेद कितने हैं, 4। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उपनिषदों में उत्तरी भारत के 10 राजनीतिक प्रदेश या जनपदों के विवरण मिलते हैं जो इस प्रकार हैं, यानी कि कितने 10 राजनीतिक प्रदेश, 10। ठीक है, या जनपद। पहला आपका गांधार, ये सिंधु नदी के दोनों ओर स्थित भूभाग था, उसे क्या कहलाता था, गांधार कहलाता था। ठीक है, दूसरा था कैकेय, गांधार के दक्षिण पूर्व में स्थित भूभाग जिसका विस्तार ब्यास नदी तक था, गांधार कहलाता था। मद्र, ये रावी नदी के उत्तर और पश्चिम का भूभाग था। कुशीनगर, ये हरिद्वार का समीपवर्ती क्षेत्र था। मत्स्य, ये उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र था। कुरु, ये वर्तमान दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र था। ठीक है, पांचाल, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड क्षेत्र था, यानी कि जो आपका पांचाल प्रदेश था वो कौन सा एरिया था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड क्षेत्र। काशी, ये वर्तमान वाराणसी का समीपवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, कौशल, ये वर्तमान अवध जिसकी प्राचीन राजधानी अयोध्या थी वह क्षेत्र था। विदेह, कौशल के पूर्व का भूक्षेत्र जिसकी राजधानी जनकपुरी थी। ठीक है, तो ये उपनिषद में दिखाए गए 10 राजनीतिक प्रदेश हुए, ये जनपद। ठीक है, इसके बाद पुराने समय में महाजनपदों का भी विवरण है। ठीक है, जो महाजनपद होते थे वो जनपद से बड़े होते थे। तो इस चित्र के माध्यम से 16 जनपदों को दिखाया गया। प्राचीन समय में 16 जनपद ही थे, उनको दिखाने की कोशिश की गई है और उनका महाजनपद का नाम है, राजधानी है, वर्तमान क्षेत्र को दिखाया गया है।
जैसे अंग राजधानी चंपा, भागलपुर और मुंगेर, मगध ये ग्रीवरेज यानी कि राजगृह, पटना, गया, शाहाबाद को शामिल करते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी ही क्षेत्र है। कौशल इसकी राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच शामिल है।